हेलो वॉचर्स। फिल्म की शुरुआत होती है और हमें अंटार्कटिका की बर्फीली चट्टानों को दिखाया जाता है, जहां वैज्ञानिकों को एक पुराना विमान मिला होता है। उसके अंदर उन्हें कैप्टन अमेरिका की ढाल मिलती है। अब कहानी 1942 के एडोल्फ हिटलर के खास आदमी जोहान स्मिथ के पास आ जाती है। स्मिथ खुद भी एक साइंटिस्ट है और कमांडर है हिटलर के हाइड्रा विभाग का। वो टेसरैक्ट ढूंढने के लिए सेना के साथ चर्च आया होता है। टेसरैक्ट एक अवशेष है जिसके अंदर दिव्य शक्तियां होती है। स्मिथ को इतिहास और अध्यात्म का भी बहुत ज्ञान होता है। उसे टेसरैक्ट मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि ये नकली है। वो चर्च के फादर से पूछता है कि टेसरैक्ट कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छिपा दिया है। तभी फादर कहता है, तुम उसके लायक नहीं हो। जिस शक्ति को तुम नियंत्रित करना चाहते हो वो शक्ति तुमसे नियंत्रित नहीं होगी। तुम्हारे इरादे भी अच्छे नहीं है। जिसके बाद स्मिथ इधर उधर देखता है तो दीवार पर उसे एक बटन दिखाई देता है। उस बटन को दबाने से एक बॉक्स निकलता है, जिसे खोलने पर नीली रोशनी निकलती है और उसके अंदर टेसरैक्ट होता है। जिसके बाद स्मिथ फादर को मार देता है और टेसरैक्ट लेकर चला जाता है। कहानी उसके बाद एक साल आगे बढ़ती है, जहां 1943 में स्टीव रॉजर्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। स्टीव एक ऐसा लड़का है जो सेना में भर्ती होकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, मगर शारीरिक कमजोरी होने के कारण उसे हमेशा ही भर्ती में रिजेक्ट कर दिया जाता है। चारों तरफ युद्ध का माहौल होता है, इसीलिए स्टीव थोड़ा निराश भी होता है, क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहता है। अगले दिन उसकी मुलाकात उसके दोस्त बकी से होती है। बकी पहले से ही सेना में होता है। बकी उसे एक प्रदर्शनी में ले जाता है जहां भविष्य की दुनिया दिखाई जाती है, जहां हावर्ड स्टार्क को भी दिखाया जाता है। हावर्ड स्टार्क जो कि टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के पिता है, जहां उनकी कंपनी ने उड़ने वाली कार बनाई होती है। जिसके बाद स्टीव वहां पे सेना में शामिल होने का विज्ञापन देखता है। बकी उसका पीछा करता है और उसे समझाता है, देखो तुम कई बार रिजेक्ट हो चुके हो, तुम्हें और कोशिशें नहीं करनी चाहिए। स्टीव कहता है कि हमारे सैनिक अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसी के पीछे एक वैज्ञानिक जिसका नाम डॉक्टर अब्राहम है, वो स्टीव की बातें सुन रहा होता है। इसके बाद स्टीव भर्ती के लिए चला जाता है। वहां उसकी मेडिकल जांच होती है। तभी नर्स डॉक्टर को बताती है कि स्टीव ने कई बार सेना में जाने की कोशिशें की है और हर बार उसे मेडिकल में फेल किया गया है। जिसके बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और स्टीव समझ जाता है कि इस बार भी उसे भर्ती नहीं किया जाएगा। तभी वहां पर वही वैज्ञानिक आते हैं जो स्टीव के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे, जिनका नाम अब्राहम है। वो वहां आता है और स्टीव से कहता है कि मैं आर्मी साइंस प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ, क्या तुम नाजियों को मारना चाहते हो। स्टीव कहता है कि मुझे बहुत दिखावा पसंद नहीं है, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। जिसके बाद अब्राहम पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो। स्टीव बताता है कि मैं ब्रुकलिन से हूँ और मैंने सेना में भर्ती होने की 5 बार कोशिशें की है, लेकिन मुझे हर बार रिजेक्ट कर दिया गया है। जिसके बाद डॉक्टर अब्राहम उसे मेडिकल में पास कर देते हैं। अब स्टीव एक सोल्जर बन जाता है। वहां हम पेगी कार्टर को देखते हैं, जो कि महिला होकर भी उस दौर में भी फौज की महिला कमांडर होती है। स्टीव अपनी मेडिकल समस्याओं के कारण हर शारीरिक गतिविधि में पिछड़ जाता है। एक बार सैनिक भाग रहे होते हैं, जहां रास्ते पर एक खंबे में झंडा लगा हुआ होता है। सभी को बताया जाता है कि हम आधे रास्ते पर हैं और जो भी ये झंडा उतारेगा वो वापस कार में जा सकता है। सभी लोग खंबे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन किसी को भी झंडा नहीं मिलता और आज तक वो झंडा कोई भी सैनिक हटा नहीं पाया था। लेकिन स्टीव अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और छड़ी को नीचे गिरा देता है और झंडा निकालकर गाड़ी में बैठ जाता है, जो ये दर्शाता है कि स्टीव जोश में भी होश नहीं खोता है। अगले दिन जब सबकी ट्रेनिंग चल रही होती है, तब डॉक्टर अब्राहम आते हैं। वो कर्नल को बताता है कि मैंने स्टीव को सुपर सोल्जर सीरम के लिए चुना है। यह सुनकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है। वो कहता है, अगर हम उसके हाथ में सुई देंगे तो वो सुई आर पार हो जाएगी। वो इतना कमजोर और इतना पतला है, इस काम के लिए मेरे नजर में कोई और है। तभी डॉक्टर अब्राहम कहते हैं कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास केवल शारीरिक विशेषताएं ना हो, बल्कि जिसका दिल भी अच्छा हो। तभी कर्नल सभी सैनिकों के बीच एक ग्रेनेड फेंकता है। सभी सैनिक इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन अपने साथियों को बचाने के लिए स्टीव ग्रेनेड पर कूद जाता है और सभी को वहां से चले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद कर्नल को यकीन हो जाता है कि स्टीव सुपर सोल्जर सीरम के लिए सही बंदा है और वो मान जाता है। आगे हमें श्मिट को दिखाया जाता है, जो अपने वैज्ञानिकों के साथ प्रयोग कर रहा होता है। उसने एक ऐसी मशीन बनाई होती है जो टेसरैक्ट के साथ संयुक्त होकर टेसरैक्ट मशीन में बहुत सारी ऊर्जा संग्रहित करेगा और जहाजों को कई वर्षों तक ऊर्जा देगा।
जिससे कि एक दिन युद्ध का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। आगे हम पैगी कार्टर को देखते हैं जो स्टीव को ब्रुकलिन ले जाती है, जहां डॉक्टर अब्राहम होते हैं, जहां वो सुपर सोल्जर सीरम को टेस्ट करने वाले होते हैं। यहाँ पर हावर्ड स्टार्क भी होते हैं, जिन्होंने इस प्रयोग के लिए एक मशीन बनाई होती है। सीरम को स्टीव के शरीर के अंदर डाला जाता है, फिर उसे हावर्ड स्टार्क द्वारा बनाई गई मशीन में डाला जाता है। उसके शरीर पर बीटा किरणें छोड़ी जाती है और धीरे धीरे प्रतिशत बढ़ाया जाता है, और जब वह 70% तक पहुंच जाता है तो मशीन से चिंगारी निकलने लगती है। डॉक्टर अब्राहम मशीन बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी अंदर से स्टीव कहता है, बंद मत करो, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। फिर हावर्ड स्टार्क मशीन को 100% तक ले जाते हैं और कुछ समय बाद मशीन स्वतः बंद हो जाती है, और जब इसे खोला जाता है तो अंदर के चैम्बर में स्टीव होता है। स्टीव पूरी तरह से बदल गया होता है, उसकी बीमारी भी ठीक हो गई होती है। वो पहले एक दुबला पतला लड़का था, लेकिन अब उसकी शारीरिक रचना पूरी तरह से बदल गई होती है। इसका मतलब है कि उसका सुपर सोल्जर सीरम पूरी तरह से सफल हो गया है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर स्मिथ का एक आदमी होता है, वो वहां पर विस्फोट कर देता है और सीरम की आखिरी ट्यूब ले लेता है। साथ ही वो डॉक्टर अब्राहम को भी गोली मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अब्राहम स्टीव के सामने मर जाता है। स्टीव बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद वो उस आदमी का पीछा करने लगता है। पहले उसे दौड़ने में काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब वो कार से भी ज्यादा तेज दौड़ सकता है। वो आदमी तक पहुंच जाता है और आखिरी सीरम भी टूट जाता है। स्टीव उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइनाइड खा लेता है और मरने से पहले कहता है, हेल हाइड्रा, यानी कि हाइड्रा की जय। वहीं दिखाया जाता है कि स्मिथ ने टेसरैक्ट की मदद से कई सारे खतरनाक हथियार बनाए होते हैं। वो हिटलर के कुछ लोगों को मार देता है क्योंकि वो हाइड्रा का नेता बनना चाहता है। अब स्टीव को दिखाया जाता है, जिसके ब्लड को सैंपल के रूप में रख लिया जाता है क्योंकि सीरम की आखिरी बोतल टूट गई थी। उनके पास कोई अन्य नमूना नहीं होता है। पैगी कार्टर कहती है कि डॉक्टर अब्राहम के बिना सीरम बनाने में तो कई साल लग जाएंगे। वही हावर्ड स्टार्क को दिखाया जाता है, जो कर्नल और सीनियर्स को बताता है कि उसे नहीं पता कि ये सीरम इंसानों पे ऐसे काम करता है। वे अब सुपर सैनिक नहीं बना सकेंगे। उनके पास पहला और आखिरी सुपर सैनिक स्टीव रॉजर्स ही है। जिस तरह स्टीव ने स्मिथ के आदमी को पकड़ा था, वो जनता में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। उसकी फोटो अखबार में छपी थी, इसीलिए उसके सीनियर्स कहते हैं कि अगर तुम सैनिकों को और देश के लिए मदद करना चाहते हो तो एक तरीका है। जिसके बाद हमें स्टीव को कैप्टन अमेरिका की ड्रेस में दिखाया जाता है। उन्हें शोज में भेजा जाता है जहां वो सैनिकों से अपील करता है ताकि सरकार के पास पैसा आए और वो हथियार और गोला बारूद खरीद सके। लेकिन स्टीव को यह सब पसंद नहीं है। वो खुद को एक जोकर समझने लगता है। जिसके बाद उसे शो दिखाने के लिए एक जगह में भेजा जाता है जहां बटालियन होती है। वहां सभी लोग स्टीव का खूब मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक नौटंकी से ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहा होता है। स्टीव बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो पहले एक सैनिक बनना चाहता था और अब बस एक जोकर बन के रह गया है। शो के बाद पैगी कार्टर उसके पास आती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका दोस्त बकी जिस बटालियन में था उसे हाइड्रा पर हमला करने के लिए भेजा गया था, लेकिन सारे लोग मारे गए और जो बचे थे उन्हें हाइड्रा ने बंदी बना लिया है। स्टीव अपने सीनियर्स के पास जाता है। सीनियर ऑफिसर्स कहते हैं कि हम इस समय उस जगह पे हमला नहीं कर सकते, वहां पर दुश्मनों ने भारी घेराबंदी कर रखी है। अगर हम अपने सैनिकों को वहां भेजते हैं तो हम अपने सैनिकों को खो देंगे। लेकिन स्टीव अपने दोस्त बकी को बचाना चाहता है। वो पैगी की मदद से जहाज से उस जगह की ओर निकल पड़ता है। वो विमान से कूदकर उस जगह पे जाता है जहां हाइड्रा की प्रयोगशाला होती है, जहां बहुत सारे आधुनिक हथियार होते हैं। ये सभी हथियार टेसरैक्ट की एनर्जी से चल रहे होते हैं। कैप्टन अमेरिका अपने सभी साथियों को आजाद करा देता है और सभी को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद अपने दोस्त बकी को खोजने लगता है। वो बकी को ढूंढ भी लेता है, जिसके शरीर पे कई प्रयोग किए जा रहे होते हैं। बकी को वो अपने साथ लेकर निकलता है, तभी स्मिथ उसके सामने आ जाता है। वो अपना मुखौटा उतारता है, उसका चेहरा लाल हड्डी जैसा होता है। उसका नाम रेड स्कल होता है। दरअसल वो पहले डॉक्टर अब्राहम के साथ ही काम करता था। जब उसका सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, तब उसने उस सीरम को अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया था, जिससे उसमें ताकत आ गई थी। लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी हुए और उसका चेहरा गल गया, जिसके कारण उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया और अब उसका चेहरा लाल हड्डी की तरह दिखता है, जिस कारण से उसका नाम रेड स्कल हो जाता है। वो अपने वैज्ञानिक के साथ चला जाता है और स्टीव रॉजर्स अपने दोस्त बकी को वहां से निकाल लेता है और वो अपने सभी सैनिक साथियों को बचाकर शिविर में ले आता है। कर्नल उसके काम से बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे उस पर विश्वास नहीं था, और इसके बाद कर्नल को स्टीव पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है। स्टीव पैगी को बताता है कि जब वो हाइड्रा के बेस पर गया था तो उसने कुछ नक्शे पर निशान देखे थे और उसे यकीन है कि वो हाइड्रा का बेस है जहां वो हथियार बनाते हैं। वो कहता है कि मैं उन पे हमला करना चाहता हूँ
वो कहता है कि मैं उस टीम के साथ उस जगह पे वापस जाना चाहता हूँ जिन्हें मैंने बचाया है। इसके बाद वो हावर्ड के पास जाता है, जहाँ हावर्ड कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नई ढालें बनाई है। लेकिन वहाँ कैप्टन अमेरिका को एक और ढाल दिखती है। वो उसके बारे में पूछता है। हावर्ड स्टार्क उसे बताते हैं कि अत्यंत दुर्लभ धातु वाइब्रेनियम से बना है। वो बहुत दुर्लभ है, जितना आपके हाथ में है उतनी ही पूरी धरती पे मौजूद है। आगे चलकर वो कैप्टन अमेरिका की ढाल बन जाता है और कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ एक मिशन पर निकल जाता है और हाइड्रा के कई ठिकानों को नष्ट कर देता है। और अब कैप्टन और पैगी कार्टर एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। कैप्टन अमेरिका अपने खास साथियों के साथ एक खास मिशन पे जाता है, जहां वो रेड स्कल के बायोकेमिस्ट डॉक्टर जोला को पकड़ने के लिए जाता है। वो ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। कैप्टन अमेरिका अपने सभी साथियों के साथ ट्रेन के अंदर जाता है और डॉक्टर जोला को पकड़ लेता है। उसका दोस्त बकी ट्रेन से बाहर लटक जाता है। कैप्टन अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बकी का हैंडल टूट जाता है और वो गहरी खाई में गिर जाता है। डॉक्टर जोला को पकड़ लिया जाता है। वो बताता है कि रेड स्कल पूरी दुनिया में बम गिराने वाला है, जिससे लगभग पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। बकी के जाने की वजह से स्टीव टूट जाता है, मगर वो कहता है कि वो हाइड्रा और श्मिट को मिटा देगा। कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ रेड स्कल के बेस पे पहुंचता है, जहां बहुत सारे खतरनाक हथियार होते हैं, जहां हमें अच्छी खासी फाइट दिखाई जाती है। कैप्टन अपने साथियों के साथ पूरे बेस को निस्तनाबूद कर देता है, जिससे रेड स्कल अपने हथियारों और टेसरैक्ट के साथ विमान में बैठ के भागने लगता है। कैप्टन अमेरिका पैगी की मदद से उस जहाज तक पहुंच जाता है। कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में कैप्टन अमेरिका रेड स्कल पे वार करता है। वो वार उसे न लग के एक मशीन में टकराती है। उसकी ढाल जिस मशीन से टकराती है, उसके अंदर टेसरैक्ट होता है। टेसरैक्ट बाहर आ जाता है। रेड स्कल टेसरैक्ट को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता। टेसरैक्ट की ऊर्जा उसे अंतरिक्ष में एक वर्म होल के द्वारा कहीं ले जाती है। रेड स्कल उसी में चला जाता है और टेसरैक्ट जहाज में गिरता है, लेकिन अपनी शक्ति के कारण वो जहाज में नहीं टिकता, बल्कि विमान की धातु को गलाकर वो नीचे गिर जाता है। कैप्टन जहाज को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। वो रेडियो पर पैगी से कहता है कि ये न्यूयॉर्क जा रहा है और अगर मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ तो मुझे इस विमान को क्रैश करवाना होगा और मुझे तब तक बैठे रहना होगा जब तक ये जहाज क्रैश न हो जाए। पैगी कहती है कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन कैप्टन अमेरिका अपने देश के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। वो उस विमान को आर्कटिक में दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और कुछ समय बाद पूरा विमान बर्फ से ढक जाता है। हावर्ड स्टार्क को बाद में टेसरैक्ट मिलता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका का उससे कोई अंदाजा नहीं होता है। इसके बाद आखिरकार जर्मनी की हार होती है और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। तो आगे कहानी में कैप्टन की आंखें अस्पताल में खुलती है। वहां एक नर्स आती है। कैप्टन उससे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। वो बताती है कि आप न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में हैं। कैप्टन को शक होता है, क्योंकि रेडियो पर 1941 का एक मैच चल रहा होता है, उस स्टेडियम में मौजूद था, इसीलिए वो मैच अब लाइव रेडियो पे तो नहीं चल सकती। जिसके बाद कई सारे लोग कैप्टन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब कुछ तोड़ फोड़ के न्यूयॉर्क शहर के टाइम स्क्वायर पे आ जाता है। वो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। अगले ही पल वहां पे निक फ्यूरी आता है। वो उससे कहता है कि आज से 70 साल पहले तुम्हारा जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तुम 70 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहे हो, लेकिन फिर भी तुम जिंदा थे। और अब धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। तुमने मेरे बिना बताए ही सब कुछ पता लगा लिया। जिसके बाद स्टीव बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो पैगी से बहुत प्यार करता था। उसने 70 साल पीछे ही अपना सब कुछ खो दिया था। जिसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे लिए एक मिशन है। और इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कैप्टन ने बहुत इंस्पायर किया होगा, और इंस्पायर किया है तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही जबरदस्त मूवीज के जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के लिए वॉच ऑन पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।